नमस्कार, मैं एसपी बघेल। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि भारत में लगाए जाने वाले कौन कौन से कर डायरेक्ट टैक्स हैं और कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के वर्तमान में क्या रेट चल रहे हैं, यानी किस दर से कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, उसका प्रावधान क्या है। तो भारत में लगने वाले सभी प्रकार के जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनमें मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर सेंट्रल के डायरेक्ट टैक्स से ही पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल यानी केंद्र सरकार जो है वो मुख्य रूप से कई प्रकार के डायरेक्ट टैक्स वर्तमान में लगाती है, पहले भी लगाती थी। तो कुछ करों को वो समाप्त कर दी है, कुछ करों को आज भी लगाती है। तो ऐसे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन से कर जो हैं डायरेक्ट टैक्स हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। कुछ कर हैं जो राज्य सरकारें लगा सकती हैं किंतु जो है लगाती नहीं है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था पे लगाए जाते हैं उसी के द्वारा उनका पेमेंट यानी भुगतान किया जाता है। तो भारत में लगने वाले जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनकी शुरुआत भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुई। 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट भी पेश किया गया था और बजट पेश करने का श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन ने जब पहली बार 1860 में बजट पेश किया तो उसी बजट में उन्होंने आयकर को लगाया था, इनकम टैक्स को। पहले हम लोग आते हैं भारत में लगने वाले डायरेक्ट टैक्स के बारे में, फिर विल्सन के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1860 ईस्वी में पहला बजट पेश किया था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत में लगने वाले जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ निम्नलिखित हैं। जैसे एक को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत आय कर, दूसरे को कहते हैं निगम कर या जिसको कहते हैं जो है कारपोरेशन टैक्स, तीसरे को कहा जाता है मुख्य रूप से पूंजी लाभ कर है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, इसके अलावा गिफ्ट टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है और आपकी जो है वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, फ्रिंग बेनिफिट टैक्स है। तो इन सब टैक्सों में कौन कौन से टैक्स आज वर्तमान में लग रहे हैं और कौन कौन से वर्तमान में नहीं लगते हैं, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग सबसे पहले आते हैं इनकम टैक्स के बारे में। अब यहाँ पर फिर से सवाल बनता है आपकी परीक्षा में कि आय कर के तहत कौन कौन से कर आते हैं। तो ज्यादातर लोग इनकम टैक्स को ही आयकर मानते हैं। पीसीएस की परीक्षा का आप पिछले कई सालों का पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें पाएंगे कि इनकम टैक्स के तहत मुख्य रूप से दो टैक्स आते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है पर्सनल इनकम टैक्स यानी व्यक्तिगत आयकर और दूसरे को कहा जाता है कारपोरेशन टैक्स यानी निगम कर। तो इनकम टैक्स में दो टैक्स याद रखिएगा, एक पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा कारपोरेशन टैक्स। इसकी भी डिफिनीशन हम लोग चर्चा करेंगे। तो पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। भारत में पहली बार व्यक्तिगत आयकर जो है वो 24 जुलाई 1860 ईस्वी में लगाया गया था। फिर 24 जुलाई 1860 से लेकर के आप इसमें 150 साल जब जोड़ेंगे तो आपका आता है 2010। तो 24 जुलाई 2010 को इनकम टैक्स लगाने के 150 वर्ष पूरे हो गए थे। उस 150 वर्ष के उपलक्ष्य में 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी सवाल पूछा जाता है भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार आयकर कब लगाया गया था? यह लगाया गया था आपका आयकर अधिनियम 1860 के तहत लगाया गया था। अब फिर इसके बाद जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स 1860 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था।
ये अधिनियम 1865 में समाप्त कर दिया गया। फिर 1886 में पुनः अधिनियम बना, फिर इसको भी आजादी के बाद समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में जो भारत में आयकर लगाया जा रहा है वह भारत में आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया जाता है। यह भी याद रखें, यह भी प्रश्न कई बार पीसीएस में पूछा है कि वर्तमान में लगने वाला इनकम टैक्स जो है वो किस अधिनियम के तहत लगता है। तो भारत में जो वर्तमान में आयकर अधिनियम है वो है प्रचलित 1961 का आयकर अधिनियम। 1961 का आयकर अधिनियम भारत में प्रभावी होता है 1 अप्रैल 1962 से। यह भी ध्यान रखिए कि आयकर अधिनियम 1961 है लेकिन भारत में प्रभावी होता है 1 अप्रैल 1962 से। फिर जो आयकर भारत में लग रहा है उस पे भी जो है बहुत बार चर्चा की जा रही है कि इस आयकर अधिनियम को बदल कर इसके स्थान पर एक नया अधिनियम लाया जाए। तो इस अधिनियम को लाने के लिए भारत सरकार ने 1919 इस अधिनियम में बदलाव की चर्चा 2000 के बाद से शुरू हो गई। सन 2000 के बाद से इसमें चर्चा हो रही है कि इसके स्थान पे डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया जाए। डायरेक्ट टैक्स कोड अभी तक लाया नहीं गया है लेकिन संभावना है कि आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर डायरेक्ट टैक्स कोड को प्रतिस्थापित भविष्य में किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 2.5 लाख से अधिक वार्षिक आय कमाता है तो उस पर आयकर देय होगा। अब ऐसी स्थिति में यही आपका पर्सनल इनकम टैक्स है। तो हम लोग चर्चा पर्सनल इनकम टैक्स की कर रहे हैं जो यह बताता है आयकर अधिनियम 1961 के तहत कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 2.5 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रहा है तो वह आयकर के दायरे में आएगा। उसकी यह इनकम कहीं से भी हो सकती है, वह वेतन से भी इनकम हो सकती है, व्यापार से भी इनकम हो सकती है, कहीं से भी जो उसके सभी स्रोत हैं आय के। अगर कोई व्यक्ति अब एक वर्ष में सभी स्रोतों से 2.5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय कमा रहा है तो वह आयकर के दायरे में आएगा। इसमें समय के साथ साथ प्रावधान बदलते रहते हैं। पहले आयकर की छूट की सीमा अलग थी। 2014 के पहले देखेंगे तो यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया एक वर्ष में सभी स्रोतों से कमा रहा है तो उसे आयकर नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद इसे बदल करके 2014 में इसे बदल के 2.5 लाख कर दिया गया आयकर की छूट सीमा। अब 2014 से आज तक 2.5 लाख रुपए तक की आयकर की छूट के दायरे में आती है। अब इसके बाद 2,50,000 रुपए से अधिक अगर आप एक वर्ष में कमा रहे हैं तो उस पर आपको 5% आयकर देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 10% देना पड़ेगा। 7.5 से आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको जो है 15%। इस तरह से आप जो है 2.5 लाख रुपया अगर जोड़ते जाएंगे तो 5% टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, जो आप नए टैक्स स्लैब के अनुसार देख सकते हैं कि आयकर कैसे देना पड़ रहा है। वर्तमान में आयकर के एक नया टैक्स स्लैब भी है, उसकी भी आप लिस्ट देख लीजिए, और दूसरा एक पुराना टैक्स स्लैब है उसकी भी लिस्ट देख लीजिए। पुराने टैक्स स्लैब में यह पाया गया है कि पुराने टैक्स स्लैब में अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसे जो है 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए कमा रहा है तो 20% इनकम टैक्स देना पड़ता था, और अगर जो है 10 लाख रुपए से अधिक कमा रहा है तो उसे 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था। किंतु नए टैक्स स्लैब में यह बदलाव कर दिया गया है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक कोई कमा रहा है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख कमा रहा है तो उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे 10%,
7.5 से 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे 15%, 10 लाख से 12.5 लाख कमा रहा है तो उसे 20%, और अगर 12.5 लाख से 15 लाख रुपए एक वर्ष में कमा रहा है तो 25% टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख से अधिक एक वर्ष में कमा रहा है तो उसे 30% आयकर देना पड़ेगा। तो ये जो है प्रावधान आयकर के पुराने और नए जो है टैक्स स्लैब में है। अब इसमें भी जो वर्तमान में आपका टैक्स स्लैब है उसमें भी बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन यह किया गया है कि व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो पुराने टैक्स स्लैब से इनकम टैक्स दे या नए टैक्स स्लैब से इनकम टैक्स देगा, इसे आजादी दी गई है। अब इसके अलावा आपसे फिर सवाल पूछ लेता है सभी परीक्षाओं में कि सरचार्ज कितना % किस पर लगता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं कि जो सरचार्ज है उसे कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कर के ऊपर कर। तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उदाहरण के साथ अच्छे से समझाए हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स और कारपोरेशन टैक्स दोनों के साथ सरचार्ज देना पड़ता है। तो जो हमारे यहाँ सरचार्ज लग रहा है वो सरचार्ज की दर जो है उसको भी बहुत अच्छे समझ लीजिए, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा गया है। सरचार्ज जो लग रहा है इनकम टैक्स पर, उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम कमा रहा है तब उसे 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया एक वर्ष में कमा रहा है तो उसे 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम एक वर्ष में कमा रहा है तो उसे 25% सरचार्ज देना पड़ेगा, और 5 करोड़ से अधिक एक वर्ष में कमा रहा है तो उसे 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सरचार्ज को आप जोड़िएगा नहीं इनकम टैक्स में, नहीं तो पता लगा 50 लाख से अधिक कमाने वाला जो व्यक्ति है, चाहे 1 करोड़ से अधिक चाहे 2 करोड़ से अधिक, यहाँ पर वह 30% इनकम टैक्स देगा प्लस उस सरचार्ज भी देगा। तो ऐसे में सरचार्ज को इनकम टैक्स के रेट के साथ जोड़िएगा नहीं, पिछले वीडियो में समझ लीजिएगा। और आप जो है हमारे सभी जो है वीडियो को सही से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम नया अपडेट डालते रहते हैं जब भी हमको मौका मिलता है, और हमारा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब और गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आप जो है अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी हासिल कर ले और पढ़ लिख करके अपने मन मुताबिक जो है नई बड़ी से बड़ी नौकरी में को अर्जित करके अपने गांव का, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो हर व्यक्ति को जो आयकर के दायरे में आता है, पर्सनल इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है, उसे इनकम टैक्स सरचार्ज के साथ साथ इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, सरचार्ज भी देना पड़ेगा, और साथ ही उसे सेस यानी उपकर भी देना पड़ेगा। सेस का नाम वर्तमान में है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। भारत सरकार जो स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रही है, जो शिक्षा पर पैसा खर्च कर रही है, उस खर्च को निकालने के लिए, उस खर्च को उठाने के लिए जो है लोगों पर, जो है कंपनियों पर वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा रही है। तो सरचार्ज के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की दर भी 4% है। तो ध्यान रहे आपको इनकम टैक्स स्लैब क्या है, और यहाँ पे यह वीडियो में इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। अब फिर आपके यहाँ सवाल बनता है कि आयकर में छूट की सीमा क्या है। देखिए, आप कुछ किताब पढ़ेंगे जिसमें आयकर की छूट सीमा 5 लाख रुपए तक की भी मिलेगी, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आयकर की जो छूट सीमा है आप सामान्य छूट सीमा 2.5 लाख ही मानेंगे, और कुछ आयकर अधिनियम में छूट दिए गए हैं। आयकर अधिनियम 1961 में आयकर से छूट के लिए कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय धारा जो है 80C है। 80C के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी एक व्यक्ति एक वर्ष में जितना पैसा कमा रहा है उस पैसे में से वो 1.5 लाख रुपए तक आयकर में छूट प्राप्त कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वह एक वर्ष में 5 लाख रुपए मान लीजिए कमा रहा है, तो यहाँ पर जो उस पर टैक्स की गणना होगी, 5 लाख में 2.5 लाख रुपए तक तो उसको इनकम टैक्स देना नहीं होगा। अब उस
को 2.5 लाख रुपए तक आय की छूट हो जाएगी और 2.5 लाख पर उस पर 5% टैक्स बनेगा। अब ये 2.5 लाख पर में भी वो 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकता है आयकर अधिनियम की धारा 80C, आयकर अधिनियम की धारा 80CCC, आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत वह 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकता है। यानी 80C के तहत वह 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकता है और 80CCCC और 80CCD के तहत वह 1 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त करके वह अपनी इनकम जो 5 लाख रुपए तक की है उसमें आयकर से छूट हासिल कर सकता है। तो इसीलिए आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत वह कोई भी व्यक्ति जो है वेतन भोगी है या किसी भी तरह से इनकम कमा रहा है तो 5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकता है। फिर एक पॉइंट नोट करिए, भारत में जैसे पूछ ले कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, लेकिन भारत में कृषि आय पर कर कोई राज्य लगाता नहीं है। सभी राज्यों ने कृषि आय पर कर लगाने का अपना अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया है। अब केंद्र सरकार चाहे तो कृषि आय पर कर लगाए अन्यथा ना लगाए। तो कृषि आय पर कर पहली बार अगर कभी लगा भारत में तो बिहार प्रांत में लगा था 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में कृषि आय पर कर लगाया गया था जो आजादी के पूर्व था। आजादी के बाद कृषि आय पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। अब हम लोग दूसरा जो है कर है कारपोरेशन टैक्स, यानी जिसको निगम कर कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कारपोरेशन टैक्स। देखिए, जिस तरह से व्यक्तियों की वार्षिक आय पर आयकर लगता है उसी तरह से जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के शुद्ध लाभ निवल जो है नेट प्रॉफिट पर जो कर लगता है उसी को निगम कर कहते हैं। यानी कारपोरेशन टैक्स की परिभाषा, यानी कोई भी एक कंपनी है एक वर्ष में जितना शुद्ध मुनाफा कमाएगी या लाभ कमाएगी उस लाभ पर जो कर लगेगा उसी को कहा जाएगा कारपोरेशन टैक्स। तो यहाँ ध्यान रखिए, इनकम टैक्स दो हुए, एक पर्सनल इनकम टैक्स, दूसरा कारपोरेशन टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स व्यक्ति की व्यक्तिगत वार्षिक आय पर लगता है और कारपोरेशन टैक्स कंपनी के शुद्ध मुनाफा पर लगता है। भारत में 1960-61 के पहले जो कंपनियों पे कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहा जाता था, लेकिन 1961 में सुपर टैक्स को बंद कर दिया गया। सुपर टैक्स कंपनी के लाभ पर लगता था, लेकिन कारपोरेशन टैक्स जो 1961 से लगने लगा वो कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगने लगा। शुद्ध लाभ और लाभ को समझ लीजिए, जैसे कोई एक कंपनी है, कुल अपने खर्च और कुल जो है आय के अंतर से जितना मुनाफा कमाती है वही कंपनी का जो है लाभ कहा जाता है। अब कंपनी लाभ में भी कुछ पैसे खर्च करती है, कंपनी का मालिक है, कंपनी के परिवार के लोग हैं, कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी के जो है वाहन है, इन सब पर भी तो कंपनी का मालिक खर्च करता है। जब कंपनी का मालिक अपनी सैलरी, अपने परिवार के सैलरी, अपने बिल्डिंग का किराया भी निकाल दे और निकालने के बाद जो मुनाफा बचता है उस मुनाफा को अगर दिखाया जाए तो उसे कहा जाएगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ यानी निवल लाभ, निवल लाभ यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को अर्थशास्त्र की भाषा में, कॉमर्स की भाषा में बुक प्रॉफिट भी कहा जाता है। अब यहाँ प्रावधान यह है कि अब परिभाषा फिर से सुनिए, अगर कोई कंपनी या संस्था है एक वर्ष में जितना शुद्ध मुनाफा कमाएगी उस शुद्ध मुनाफे को ही बुक प्रॉफिट या किताबी लाभ कहा जाएगा। उस किताबी लाभ पर कंपनी जो कर देगी उसी को निगम कर या कारपोरेशन टैक्स कहा जाएगा। कारपोरेशन टैक्स के रेट पहले बहुत हाई थे, 30% थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने कारपोरेशन टैक्स के रेट को घटा करके 25% और 30% दो रेट रख दी है। तो अब दो रेट क्या है, यहां पर भी प्रश्न बनेगा। अगर कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए से कम एक वर्ष में मुनाफा कमा रही है, अगर कोई कंपनी एक वर्ष में 400 करोड़ रुपए से कम का मुनाफा कमा रही है तो उस पर 25% कारपोरेशन टैक्स लगेगा।
और दूसरी, अगर कोई कंपनी एक वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमा रही है तो उस पर जो है 30% कारपोरेशन टैक्स लगेगा। अब कारपोरेशन टैक्स भी क्लियर हो गया। पूछ लेता है कारपोरेशन टैक्स क्या है? कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर। तो अब यहां पर भी कंपनी को सरचार्ज और सेस देना पड़ेगा। तो यहां पर भी देख लीजिए, अगर कोई कंपनी एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए से कम कमा रही है तो उसे कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी 1 करोड़ से 10 करोड़ एक वर्ष में कमा रही है तो उसे 7% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी 10 करोड़ से अधिक एक वर्ष में कमा रही है तो 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। साथ ही कंपनी को भी 4% सेस देना पड़ेगा, जिसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहा जाएगा। तो ध्यान रहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस इनकम टैक्स वाले को भी 4% देना है, कारपोरेशन टैक्स वाले को भी देना है। कारपोरेशन टैक्स के तहत कंपनियों की 2 कैटेगरी की गई है। एक को कहा गया है जो 400 करोड़ से कम एक वर्ष में मुनाफा कमा रही हैं तो उनको 25% कारपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा। जो 400 करोड़ से अधिक मुनाफा कमा रही है एक वर्ष में उन्हें 30% कारपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा। अब तीसरा एक कर आता है जिसको कहा जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को आप पढ़ेंगे मैट भी कहा जाता है, MAT मैट। अब मैट क्या है? मैट और कारपोरेशन टैक्स दोनों कंपनी पर ही लगते हैं, लेकिन जो कंपनी मैट देगी वो कारपोरेशन टैक्स नहीं देगी और जो कारपोरेशन टैक्स देगी वो मैट नहीं देगी। कैसे नहीं देगी, इसको भी गणित समझिए। भारत में यह प्रावधान है कि जो कंपनियां हैं, जो पूंजीपति हैं, अगर वो अपनी कंपनी पिछड़े क्षेत्रों में खोलती हैं, आदिवासी क्षेत्रों में खोलती हैं या अल्प विकसित राज्यों में खोलती हैं तो ऐसी कंपनियों को सरकार कुछ अनुमन्य छूट देती है, कुछ छूट देती है कि अगर आप पिछड़े क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, जनजातीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और अपनी कंपनी पिछड़े क्षेत्रों में अगर खोल देंगे तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, एजुकेशन में सुधार होगा, हेल्थ में सुधार होगा। इसलिए सरकार कुछ बड़ी कंपनियों को अनुमन्य छूट देती है। अब कंपनियां छूट जब पा जाएंगी तो वो कारपोरेशन टैक्स उन्हें देना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकार कह रही है, कोई नियम बना दे कि अगर कोई कंपनी अपना पिछड़े क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में कोई कंपनी खोलेगी तो उसके 5 करोड़ के मुनाफा पर, लाभ पर कारपोरेशन टैक्स नहीं लगेगा। तो इस जो है कानून का फायदा उठाकर बहुत सी कंपनियां अपना बुक प्रॉफिट यानी लाभ यानी मुनाफा जो है 5 करोड़ ही दिखाती थी। तो 5 करोड़ जब शुद्ध मुनाफा दिखाती थी तो कारपोरेशन टैक्स से बच जाती थी। ऐसे में 1997 ईस्वी में पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो 1997-98 के बजट में उन्होंने मैट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी अनुमन्य छूट का लाभ उठा करके कारपोरेशन टैक्स से बच जाएगी तो उसे जीरो कर कंपनी कहा जाएगा। जीरो कर कंपनी को कोई कारपोरेशन टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन जीरो कर कंपनी जो है मैट के दायरे में आएगी। तो मैट उस कंपनी को देना पड़ेगा जो अनुमन्य छूट का लाभ उठाकर निगम कर से बच जाती थी। तो जो कंपनियां निगम कर से बच जाती थी अब उनको मैट के दायरे में ले आया गया। तो मैट की शुरुआत 1997-98 के बजट में की गई। पहले ये 18.5% थी, लेकिन वर्तमान में वित्त मंत्री जी द्वारा इसे 18.5% से घटा करके 15% कर दिया गया है। तो मैट वह न्यूनतम कर है जो उस कंपनी को देना पड़ता है जो निगम कर से बच जाती है। पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? जो भी कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं जो भी शेयर बेच रहे हैं या डिबेंचर्स बेच रहे हैं या बॉन्ड बेच रहे हैं, उन शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर से जितना मुनाफा व्यक्ति को हो रहा है
वही मुनाफा जो है पूंजीगत लाभ कहा जाता है। और इस पूंजीगत लाभ पर जो कर देना पड़ता है उसी को पूंजी लाभ कर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीद लिए, तो 100 रुपए में खरीदने के बाद अगर आप उस शेयर का दाम शेयर बाजार में बढ़कर 150 रुपए हो जाए तो और उसको 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप शेयर को खरीदे 100 रुपए में और बेचते हैं 150 रुपए में, तो 50 रुपए का जो मुनाफा होगा उसी को कहा जाएगा पूंजीगत लाभ। इस 50 रुपए पर जो टैक्स लगेगा उसी को कहा जाएगा पूंजी लाभ कर। तो पूंजी लाभ कर जो है कंपनियों या संस्थाओं के शेयरों के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर से उत्पन्न लाभ पर लगने वाले कर को कहा जाता है। पूंजी लाभ कर को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो में पूंजी बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार से एक सवाल कई बार परीक्षा में पूछा है कि किस बाजार को पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर देंगे शेयर बाजार को। शेयर बाजार पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार की शब्दावलियों पे चर्चा करेंगे। बुल क्या होते हैं, बियर क्या होता है, तेजड़िया क्या होता है, मंदड़िया क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बीएससी क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर जो है वीडियो बनाऊंगा, तो आप जो है वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी मौका मिलता मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो शेयर बाजार में शेयरों के क्रय और तथा विक्रय मूल्य के अंतर से उत्पन्न लाभ पर लगता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और समझ लीजिए। फिर दूसरा जो टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स के अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी प्रतिभूति विक्रय कर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो मुख्य रूप से जो लगाया जा रहा है वो भी शेयरों के क्रय और विक्रय पर लगाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे पूंजी लाभ कर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में थोड़ा सा अंतर है। पूंजी लाभ कर पूंजीगत लाभ पर लगता था, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी शेयरों के खरीद या बिक्री पर लगता है। तो ध्यान रहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की परिभाषा फिर से सुन लीजिए और जानने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार से कोई भी शेयर खरीदेगा या बेचेगा, उसकी खरीदी गई की कीमत पर या बेची गई कीमत पर जो टैक्स लगता है उसी को कहा जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है वो शेयरों के क्रय पर भी लगता है या विक्रय पर भी लगता है। यहाँ मुनाफा से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे शेयर खरीदें या खरीद कर हानि में बेच रहे हैं या घाटे में बेच रहे हैं, तब भी आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है में एक बात और है, जो पूंजी लाभ कर था उसमें दो कर होते थे, एक अल्पकालीन पूंजी लाभ कर और एक दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर। अल्पकालीन पूंजी लाभ कर वो होता था जो 36 महीने से कम अवधि में शेयरों को खरीद कर अगर बेचा जा रहा है तो उन पर जो टैक्स लगता था उसको अल्पकालीन पूंजी लाभ कर कहा जाता था। 36 महीने के बाद अगर शेयर जब खरीद रहे हैं, खरीदने के 36 महीने के बाद अगर आप बेच रहे हैं, कोई संपत्ति बेच रहे हैं, उस पर जो मुनाफा हो रहा है तो उस पर जो कर लगेगा उसको कहा जाता था दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी जो है 36 महीने के बाद अगर शेयरों को बेच रहे हैं उस पर जो टैक्स लगेगा उसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत ही रखा जाएगा। यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में जो लॉन्ग टर्म में कारोबार होगा उस पर 20% जो है टैक्स लगेगा, और अल्पकाल में अगर आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो 15% लगता था। तो यहाँ पर फिर समझिए, एक हो गया कैपिटल गेन टैक्स, एक हो गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कैपिटल गेन
टैक्स में शेयर है, बांड है, डिबेंचर है, अस्थाई संपत्तियां हैं, वो सब आती थी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में सिर्फ और सिर्फ मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के माध्यम से बेचे गए शेयर्स या खरीदे गए शेयर्स की कीमतों पर जो कर लगेगा उसी को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहेंगे। इसकी दर 0.1% से लेकर के 0.05% या 0.001% तक होती है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रेट बहुत कम है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स का रेट बहुत हाई है। अब एक और आता है आपके यहाँ कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए, एक मार्केट आपका शेयर मार्केट है, एक मार्केट और है जिसको कहा जाता है कमोडिटी एक्सचेंज। एक होता है आपका जिसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही एक स्टॉक है जिसको कहा गया है कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज को हिंदी में जिंस बाजार भी कहते हैं, वायदा बाजार भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्यूचर मार्केट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स जो है वो वस्तुओं के खरीद और बिक्री पर लगता है। इसका भी रेट जो है 0.1% के ही आसपास रखा गया है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की पहली बार जो चर्चा किए थे वो पी चिदम्बरम ने 2008 में इसको लगाने की चर्चा की थी, लेकिन ये लग नहीं पाया, इसको वहीं छोड़ दिया गया था। बाद में 1 जुलाई 2013 से इसको जो है लगाया गया। इसका भी रेट 0.1% है। तो यहाँ पर अगले जो एक वीडियो बनाऊंगा जैसे ही अवसर मिलेगा उसमें आपको बताऊंगा शेयर बाजार क्या होता है और जो है कमोडिटी बाजार क्या होता है। तो कमोडिटी बाजार को भी एक लाइन में समझ लीजिए। इसमें कंपनियों का शेयर नहीं बल्कि वस्तुओं को, सोना को, चांदी को, मसालों को, चना को, दाल को, भविष्य की कीमत को कोट करके वर्तमान में सौदा किया जाता है। इसीलिए भविष्य की कीमत को अंदाजा लगा के वर्तमान में सौदा किया जाता है। अगर कीमत बढ़ रही है तो आपको मुनाफा होगा, कीमत घट रही है तो आपको नुकसान होगा। यह भी बहुत बड़ा जो है माइंड गेम है कमोडिटी एक्सचेंज। इस पर भी चर्चा करेंगे। पेपर में, न्यूज में, आप समाचारों में सुनते होंगे। इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इसको, और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एक है। एक को कहा जाता है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, एक को कहा जाता है यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। इन सब में क्या अंतर है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत विस्तृत है, इकोनॉमिक्स बहुत समझने का भी विषय है, तो उस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो एक हो गया आपका कैपिटल गेन टैक्स जो पूंजीगत लाभ पर लगता था, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शेयरों के खरीदने या बेचने पर लगता है। और जो है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वायदा बाजार या कमोडिटी एक्सचेंज में वस्तुओं के खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है। अब इसके बाद आपका एक कर और आता है जिसको कहा जाता है ब्याज कर। ब्याज कर यानी इंटरेस्ट टैक्स। ब्याज कर क्या है? जैसे मान लीजिए आप हैं, कोई भी व्यक्ति है जो बैंकों में पैसा रखा है, जो PF अकाउंट में रखा है, सेविंग अकाउंट में रखा है, फिक्स डिपॉजिट में रखा है और रिकरिंग डिपॉजिट्स में पैसा रखा है, तो उस पैसे पर जो व्यक्ति ब्याज कमा रहा है उस ब्याज के रूप में जो वो इनकम है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है ब्याज कर यानी इंटरेस्ट टैक्स। इंटरेस्ट टैक्स जो है आपका वो ब्याज के रूप में आपको जो आय हो रही है उस पर लग रही है। तो इसमें जो है सामान्य व्यक्तियों के लिए 40,000 रुपए तक की छूट है आयकर के दायरे में, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक की छूट दी गई है। तो ब्याज के रूप में भी जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पर भी आपको कर देना पड़ेगा। तो एक आपका ब्याज कर हो गया। ये ब्याज कर भारत में 2015 से लगाया गया है। अगला कर आता है जिसे लगाया भी गया और बाद में सरकारें जो है हटा भी ली, क्योंकि उन करों की जब जांच की गई तो पता लगा इन करों को लगाने से जितने कर की प्राप्ति नहीं हो रही है उससे ज्यादा इन करों को वसूलने पर खर्च किया जा रहा है।
तो इसमें एक कर आता है स्टेट ड्यूटी, ESTATE। ये जो स्टेट ड्यूटी है इसको अस्थि कर भी कहते हैं, या इसको उत्तराधिकार कर भी कहते हैं, या इसको मृत्यु कर भी कहते हैं। मृत्यु कर यानी डेथ टैक्स भी कह सकते हैं। तो ये कर उन लोगों पर लगता था जो लोग मर जाते थे, मरने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी जितने मूल्य की प्रॉपर्टी या संपत्ति छोड़ते थे उस प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता था। इसे जो है भारत के वित्त मंत्री CD देशमुख ने 1953 में लगाया था, लेकिन इसे जो है 16 मार्च 1985 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। और जब यह समाप्त किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और वित्त मंत्री जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो 16 मार्च 1985 ईस्वी में अस्थि कर यानी स्टेट ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करते हुए सरकार ने यह तर्क दिया कि इस कर से होने वाला शुद्ध राजस्व जो था वो नगण्य था, यानी शून्य था, यह बहुत ही कम था। तो इसलिए 1985 में स्टेट ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। अगला कर जिसे कहा जाता है उपहार कर। भारत में उपहार कर को मुख्य रूप से जो है 1959 ईस्वी में लगाया गया था। इसे गिफ्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस कर को 1/10/1998 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। जब इसे समाप्त किया गया तब उस समय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी थे और इस कर को समाप्त करने का मुख्य कारण यह था कि यह उपहार कर उस व्यक्ति को देना पड़ता था जो उपहार देता था। तो उपहार कर उस व्यक्ति को देना पड़ता था जो अपने सगे संबंधियों को या गैर सगे संबंधियों को मूल्यवान उपहार देता था। यह उपहार किसी भी रूप में हो सकता था, कार के रूप में हो सकता था, सोने चांदी के रूप में हो सकता था, संपत्ति के रूप में हो सकता था। एक आम आदमी उपहार मतलब एक बुके समझता है, लेकिन एक कारपोरेट आदमी जो है व्यक्ति वो उपहार को किसी भी रूप में ले लेता था। तो ऐसे सरकार को बहुत अधिक जो है कर का नुकसान होता था। इसीलिए सरकार ने जो है 1959 ईस्वी में गिफ्ट टैक्स को लगाया। लेकिन इस टैक्स को लगाने से भी बहुत मुनाफा सरकार को नहीं हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि 1/10/1998 में भारत सरकार ने, यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने गिफ्ट टैक्स को समाप्त कर दिया। लेकिन गिफ्ट टैक्स तो समाप्त हो गया, लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सन 2002-03 के बजट में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को 25,000 रुपए से अधिक का उपहार देता है तो जो व्यक्ति उपहार पाएगा उस व्यक्ति के वार्षिक आय में उपहार की कीमत को जोड़ दिया जाएगा। यानी यह प्रावधान किया गया 2002-03 के बजट में, अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपए से अधिक के मूल्य का उपहार पा रहा है, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल पा रहा है, कार पा रहा है, फ्रिज पा रहा है, अगर उसकी कीमत 25,000 रुपए से अधिक है तो जितना अधिक होगी कीमत उतना पैसा पाने वाले की वार्षिक आय में जोड़ करके उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। बाद में इसमें संशोधन करके यह कह दिया गया कि 25,000 नहीं, अब 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का अगर कोई व्यक्ति उपहार पा रहा है तो उपहार के मूल्य को प्राप्तकर्ता की वार्षिक आय में जोड़ दिया जाएगा। तो 2002-03 के बजट में सगे संबंधियों के उपहार को लिया गया था, लेकिन 2009-10 के बजट में संशोधन करके यह कह दिया गया कि अगर गैर सगे संबंधियों द्वारा भी 50,000 से अधिक मूल्य का कोई उपहार पा रहा है तो उपहार के मूल्य को प्राप्तकर्ता की वार्षिक आय में जोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का, यह अगर प्रश्न पूछे क्या वर्तमान में गिफ्ट टैक्स लगता है तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अब जो है गिफ्ट टैक्स, अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट पा रहा है तो गिफ्ट की कीमत को व्यक्ति की वार्षिक आय में जोड़कर आयकर के रूप में वसूल किया जाएगा। यानी अब गिफ्ट टैक्स इनकम टैक्स के तहत सम्मिलित हो गया। तीसरा एक कर जिसको धन कर यानी वेल्थ टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स को भी भारत में लगाया गया था केल्डार कमेटी की ही सिफारिश पर। 1957 में जो केल्डार कमेटी आई थी उस कमेटी की सिफारिश पर वेल्थ टैक्स लगाया गया था। इसमें यह था कि
30 लाख से अधिक मूल्य की अगर कोई मूल्यवान संपत्ति किसी के पास है तो उस व्यक्ति द्वारा 0.1% जो है वो वेल्थ टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिर बाद में इसे जो है अरुण जेटली द्वारा बजट 2015-16 का जब पेश किया गया तो 2015-16 के बजट से वेल्थ टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे आपको, वेल्थ टैक्स के अलावा एक कर और है जिसको कहा जाता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगता है वो स्थानीय निकाय द्वारा यानी नगर निगम द्वारा या पंचायत द्वारा भी लगाया जा सकता है। इसमें शहरी अचल संपत्तियां होती हैं या जो है आपके ग्रामीण अचल संपत्तियां भी आ सकती हैं। तो भारत में जो अचल संपत्तियां हैं उस अचल संपत्ति पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का अधिकार है वो स्थानीय निकायों को है। स्थानीय निकायों में आपका नगर निगम भी है, महानगर निगम भी आते हैं, नगर पंचायत भी आएंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स आज भी आपके यहाँ लगता है। इसे न केंद्र लगाती है न राज्य लगाती है, बल्कि इसे स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी द्वारा 1% की दर से लगाया जाता है। यानी अगर किसी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 1% की दर से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। तो भारत में लगने वाले एक प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। इसके अलावा आपके यहाँ जो टैक्स लग रहे हैं उनमें और विशेष टैक्स नहीं है। जो राज्य सरकारों के टैक्स हैं उसमें एक टोल टैक्स है। टोल टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो टोल टैक्स का रेट आप देख ही रहे होंगे जो आप देते होंगे, उसके भी कई प्रावधान हैं अलग अलग। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी लगाती है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी भी लगाती है। हर वाहन पर लगने वाले टोल टैक्स के रेट अलग अलग हैं। तो ये राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो डायरेक्ट टैक्स लग रहा है उसमें आप जो है शुरू से लेकर अब तक के सभी डायरेक्ट टैक्स को अच्छे से सुनिएगा, फिर बजट में पढ़िएगा, समय के साथ इसमें संशोधन भी पढ़िएगा और जो है जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो इस वीडियो में मिलेगा। अब थोड़ा सा 3-4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके बजट से पूछ लेता है। एक प्रश्न आपका कि भारत में जो कर है वो जीडीपी के कितने प्रतिशत तक है। तो एक प्रश्न बनता है कर जीडीपी अनुपात कितना है, तो उसका उत्तर होगा 10.7%। यानी भारत की जितनी कुल जीडीपी है उसका कर जो है वो 10.7% है। यानी कर जीडीपी अनुपात आपसे पूछे तो आप बताएंगे 10.7%। फिर आपके यहाँ प्रश्न कई बार पूछा है कि जो कर आ रहे हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स का परसेंट कितना है और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो जो कर जीडीपी अनुपात है उसमें डायरेक्ट टैक्स जो है जीडीपी के 5.5% के बराबर है और इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी के 5.2% के बराबर है। किस प्रकार कर जीडीपी अनुपात आपका जोड़ के हुआ 10.7%। फिर आपके यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत में जो कर प्राप्त हो रहे हैं उसमें भारत सरकार को किस कर से सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो भारत सरकार को सबसे अधिक पैसा जब जीएसटी नहीं लगती थी तब भारत सरकार को सबसे अधिक पैसा निगम कर से मिलता था। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा जीएसटी से मिल रहा है। भारत सरकार की जब आप कुल प्राप्तियां पढ़ेंगे बजट में तो उसमें जीएसटी से 16% की प्राप्ति हो रही है। फिर आपको आता है निगम कर और कारपोरेशन टैक्स। तो कारपोरेशन टैक्स से 15% की प्राप्ति हो रही है और इनकम टैक्स से भी 15%। लेकिन अगर पूछे डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा किससे आ रही है तो पहले पुराने प्रश्नों में तो कारपोरेशन टैक्स था, लेकिन इस साल के बजट में कारपोरेशन टैक्स से भी 15% की प्राप्ति भारत सरकार कर रही है और पर्सनल इनकम टैक्स से भी 15% की प्राप्ति भारत सरकार कर रही है। तो इस तरह से हम लोग पूरा बजट में वर्तमान को भी जोड़ के पढ़े, इसको अच्छे सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।